बेटा चैप्टर 18 जो है वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है तेल, रेशे, मसाले एवं औषधीय जो पादप होते हैं वो हमारा मेन जो है चैप्टर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो वनस्पति विज्ञान है उसकी जो स्पॉटिंग है वो आपके आ जाती है ना। तो जो बायोलॉजी में हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है वो हम इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब देखो, आर्थिक वनस्पति क्या होती है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान जो है अगर हम लोग देखते हैं ना, ये हमारा 10th का टॉपिक है जिसको मैं थोड़ा सा आपका रिवाइज कर रही हूँ। आर्थिक वनस्पति विज्ञान ये क्या चीज होती है? तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें आर्थिक महत्व के मतलब ऐसे पादपों के बारे में हम अध्ययन करते हैं जिससे हमें क्या मिलता हो कि ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हो जिनको बेचकर हम मुनाफा कमा सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, है ना। तो जो आर्थिक महत्व महत्व के जो पादप है जिनके बारे में हम लोग विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं वो हमारी आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। यानी अगर आप लोग अगर 17वां चैप्टर देखते हो, हालांकि 17वां चैप्टर एक पेज का है, पढ़ लेना, उसको काट दिया है इन लोगों ने कोर्स के अंदर, लेकिन उसके अंदर आपको दी हुई है डेफिनेशन कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान विज्ञान की जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पादप होते हैं यानी आर्थिक महत्व के जो पादप होते हैं, पादपों के बारे में तो पढ़ेंगे क्योंकि वनस्पति विज्ञान तो आर्थिक महत्व के जो पादप है यानी उनसे हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जिनको बेचकर हम मुनाफा कमा सकते हैं, तो वो विज्ञान की शाखा हमारी आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाती है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद है कि आर्थिक महत्व के जो पादप होते हैं उनको किस किस कैटेगरी में हम लोगों ने क्या किया गया है, बांटा गया है ना। तो हम लोग अगर देखते हैं तो जो टोटल पादप होते हैं आर्थिक महत्व के उनको हम लोग 4 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो खाद्य पादप। खाद्य पादप से आप क्या समझते हो? खाद्य पादप के अंदर अनाज, दालें, सब्जियां और फल। ठीक है, खाद्य जो पादप होते हैं जिसके अंदर हम किसको पढ़ते हैं? अनाज, दालें, सब्जियां और फल। ये सारे हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? खाद्य पादप में आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है सहखाद्य पादप। ठीक है, सहखाद्य मतलब जो मेन हमारा खाने, देखो अनाज हमारे लिए मेन है, दाल हमारे मेन है, सब्जियां फल हमारे लिए क्या है, मेन आते हैं। लेकिन उनके अलावा भी हम कुछ चीजें लेते हैं जैसे कि गरम मसाले, मसाले व गरम मसाले, ये हमारे लिए इसमें आएंगे सहखाद्य पादप में। फिर आता है पेय पादप जिनसे हमें क्या मिलती है, पेय पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं, तो जैसे कि कॉफी और चाय, वो भी सहखाद्य पादप के अंदर आ जाएंगे। फिर तीसरी कैटेगरी आ जाएगी हमारी औषधीय, जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, औषधियां प्राप्त होती है ना। अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट से हम क्या करते हैं, औषधियां प्राप्त करते हैं, तो औषधि आ गए। ठीक है, और फिर आता है औद्योगिक महत्व के पादप। चौथी कैटेगरी आ जाती है औद्योगिक महत्व के पादप, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे जो हमें रेशे प्रदान करते हैं, जो हमें क्या प्रदान करते हैं, इमारती लकड़ियां जो होती है जिसे हम टिम्बर कहते हैं वो प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस तरीके के रेजिन्स प्राप्त करते हैं, वाष्पशील तेल प्राप्त करते हैं, है ना, जो हमें तेल प्रदान करते हैं। तो ये सब किसमें आ जाएंगे, औद्योगिक महत्व के जो पादप होते हैं। टोटल मिलाकर हम पादपों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरी में, खाद्य पादप, सहखाद्य पादप, औषधीय पादप और औद्योगिक। तो औषधीय पादप से तो वो जो हमें क्या देते हैं, दवाइयां देते हैं ना, तो औषधीय पादप हमको पढ़ने हैं। औद्योगिक में रेशे, इमारती, तेल देने वाले, ये सारी चीजें जो आती है, शक्कर और जो स्टार्च देने वाले जितने भी पादप आएंगे, तो ये 4 मेन कैटेगरी होती है हमारी प्लांट्स की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर आप लोग 17वें चैप्टर को आपकी बुक के उठा के देखते हो जो कट किया गया है उसको, तो उसके अंदर आपको ये चीजें मिल जाएगी। ये समझना जरूरी है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, है ना। तो अब हम लोग चैप्टर करेंगे हमारा स्टार्ट, कौन सा बेटा, चैप्टर 18 जिसका नाम है तेल, रेशे, मसाले एवं औषधि उत्पादक जो पादप होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके सामने, जो आपकी बुक की जो पीडीएफ है वो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो
पादप में आपकी हेडिंग ये रीडिंग वाला चैप्टर है, इसमें है कुछ नहीं, इसलिए मैं आपको इसी से समझाऊंगी बेटा, जरूरी है समझना। क्योंकि समझाना जरूरी है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के अंदर स्पॉटिंग है इसकी। आपको कोई भी जैसे सपोज करो आपको चाय रख देंगे, चाय का सैंपल रख देंगे, राई है घर में उसका सैंपल रख देंगे, जीरे का सैंपल रख देंगे, फिर उससे रिलेटेड आपको क्या किएंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है इसमें से, इसलिए मैं आपको इसको समझा रही हूँ और आपके बुक के अकॉर्डिंग ही इसको समझाऊंगी, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है ना। तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादपों के वर्गीकरण में तेल, रेशे, मसाले, औषधि उत्पादक पादपों का विशेष महत्व है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तेल भी इंपॉर्टेंट है, रेशे है, मसाले हैं, औषधि सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन वर्गों के प्रमुख पादपों का अध्ययन प्रस्तुत है। ठीक है, अब तेल उत्पादक पादप, जैसे कि हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, सरसों के पादप के बारे में, मूंगफली के बारे में, नारियल और अरंडी। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं उसको अरंड लिख रखा है उन्होंने। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कैस्टर ऑयल कहा जाता है। तो चार जो तेल उत्पादक जो पौधे हैं, एक तो सरसों पढ़ना है हमने, मूंगफली पढ़ना है, नारियल पढ़ना है और अरंड पढ़ना है। ये चार हमको तेल उत्पादक पौधों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, तेल रासायनिक दृष्टि से वसीय तेल है। ठीक है, फैटी ऑयल है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यानी कार्बन इसमें उपस्थित होता है, और जल में कैसा होता है तेल, अविलेय होता है, तो जल में अविलेय होते हैं। सामान्य तापक्रम पे कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, अथवा ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है। जिनमें वसा की अधिकता होती है वो अर्ध ठोस या ठोस अवस्था में जो है पाया जाता है। ये पादपों के विभिन्न अंगों जैसे कि स्तंभ तने से निकाला जा सकता है, फल या बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। तेल कौन कौन से भागों से प्राप्त होते हैं, पौधों के फल से निकलते हैं, बीज से निकलते हैं और स्तंभ से निकलते हैं। जैसे कि बीज से, मूंगफली क्या है, बीज ही है, उससे तेल निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, नारियल फल है उससे भी हम तेल निकाल रहे हैं। तो अलग अलग जो भाग होते हैं उनसे निकाले जाते हैं। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं उसमें द्रव्य अवस्था या अगर वसा और चर्बी की अधिकता है तो ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में मिलेंगे, पानी में घुलनशील नहीं होते, यानी पानी में मिक्स नहीं हो सकते, परत जम जाती है ऊपर। अब है, पादपों में दो प्रकार के तेल पाए जाते हैं, सगंध या अनिवार्य वाष्पशील तेल, और दूसरे होते हैं वसीय, स्थिर या अवाष्पशील तेल। वाष्पशील तेल यानी जो क्या हो जाते हैं, वायु के संपर्क में आते उड़ जाते हैं ना। उसके बाद अवाष्पशील यानी जो वाष्प के रूप में उड़ते नहीं है, जिन्हें स्थिर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो वाष्पशील तेल होते हैं, देखा होगा आपने, जो केओकार्पिन वगैरह आप जो सिर में लगाते हो उनमें क्या होती है, स्मेल होती है, लेकिन वो लगाने के बाद थोड़े टाइम में क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। लेकिन जिनमें ज्यादा स्मेल नहीं होती, खुशबू नहीं होती, वो क्या होते हैं, बालों में स्थिर बनते हैं, बाल रूखे नहीं होते जल्दी से, है ना। तो वसीय और सगंध तेल दो कैटेगरी। अब देखो, सबसे पहले सगंध तेल तीव्र गंध वाले होते हैं, नाम ही है सगंध, यानी इनमें तीव्र गंध जो होती है वो होती है। उसके बाद है तीव्र गंध वाले होते हैं वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनमें क्या होती है, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन की अधिकता होता है, जिनका पृथक्करण आसवन विधि के द्वारा क्या किया जाता है, किया जाता है। उदाहरण के लिए मोगरा, चमेली, गुलाब, खसखस, खसखस जो होती है, अफीम के जो बीज होते हैं उन्हें कहा जाता है, वी नो दैट। तो ये जो वाष्पशील या सुगंध वाले जो तेल है वो चमेली, मोगरा, गुलाब या खसखस आदि से प्राप्त किए जाते हैं, और इनका पृथक्करण क्या होता है, आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। आसवन विधि में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं हम, जो भी कच्चा तेल होता है उसको गर्म करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, और अलग अलग जो पदार्थ होते हैं वो हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर है वसीय या अवाष्पशील तेल, जो वसीय अम्लों तथा ट्राइग्लिसराइड एल्कोहल के एस्टर होते हैं। इनको सामान्य आसवन विधि से पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए खाद्य तेल जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी व कई अखाद्य तेल जैसे कि यानी कुछ खाद्य तेल जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, ये सब वसीय तेल है, ये जल्दी से वायु के साथ उड़ते नहीं है। कल सरसों का तेल उड़ता है क्या, तेल लगा लो आप सिर में, आपका सिर में रहेगा वैसे का वैसे, है ना। तो इसीलिए ये खाद्य तेल होते हैं, और जो वसीय तेल होते हैं इनमें वसा की अधिकता होती है। अखाद्य तेल होते हैं जैसे कि जिनको हम मशीन के अंदर या जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, जिन्हें हम खा नहीं सकते, जैसे कि करंज, अरंडी और नीम का तेल। ठीक है,
फिर अब इसके अंदर वसीय तेलों के फिर से क्या दिए हुए हैं, प्रकार दिए हुए हैं। यानी तेल के दो कैटेगरी, एक तो सघन तेल जिनमें स्मेल होती है, जिनको हम आसवन विधि से पृथक कर सकते हैं, जैसे मोगरा, चमेली, गुलाब से प्राप्त होने वाले तेल। दूसरे हैं वसीय तेल जिनमें वसा की अधिकता होती है और ये वसीय अम्ल तथा ट्राइग्लिसराइड अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं, है ना, और इनको आसवन विधि से हम पृथक नहीं कर सकते। इन्हें दो कैटेगरी में पहले तो डिवाइड किया, खाद्य और अखाद्य तेल, यानी जिनको खा सकते हैं हम, जिनको सब्जी वगैरह में यूज करते हैं, और ऐसे जिनको हम खा नहीं सकते, है ना, अन्य उपयोगी के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा और भी इनके प्रकार हैं जो डिवाइड किए गए हैं हमने। तो वसीय तेलों के प्रकार आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको जरूर से लर्न करना है। क्या है, वायु में खुला रखने पर तेल के व्यवहार के अनुसार वसीय तेल 4 प्रकार के होते हैं, यानी वायु में उनको खुला छोड़ने पर वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ना, उसके आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं शुष्कन तेल या ड्राइंग ऑयल, ठीक है। शुष्कन ऑयल या ड्राइंग ऑयल क्या चीज होती है, वायु में खुला रखने पर तेल की सतह पर एक लचीली परत बन जाती है, यानी ये कंटेनर है, इसमें ये तेल भरा हुआ है ना, तो जैसे ही हमने खुला छोड़ा तो यहाँ पर एक पतली सी परत बन जाएगी इस तेल पर। आगे बात समझ में, ये परत बन जाती है। तो ये तेल कौन से तेल होते हैं, शुष्कन तेल होते हैं। उदाहरण के लिए अलसी का तेल, सोयाबीन का और कुसुम के तेल। फिर अर्ध शुष्कन तेल, वायु के साथ लंबे समय तक संपर्क के दौरान तेल की सतह पर एक परत बनती है, यहाँ पर खुला रखते ही बन जाता है। यहाँ पर लंबे समय तक इस तेल को अगर आप रखोगे तब जाकर इसके ऊपर ये परत क्या होगी, बनेगी तेल के ऊपर। आगे बात समझ में, उदाहरण बिनोले का, तिल का और सूरजमुखी का तेल। बिनोला यानी कपास के बीजों को कहा जाता है, तो कपास के बीजों से निकाला जाता है ये तेल, तिल और सूरजमुखी का तेल। फिर आता है अर्ध शुष्कन तेल, नॉन ड्राइंग ऑयल। ये वायु के संपर्क में किसी प्रकार की परत नहीं बनाते, यानी परत तब बनती है ना, जैसे कि आप आटा देखते हो, आटा सूखता है तब जाके उसके ऊपर पपड़ी जमती है। तो ये ड्राइंग तेल है, ये सेमी ड्राइंग है, ये तो वायु के संपर्क में आते ही अपने ऊपर एक परत बना लेते हैं, है ना, सूख जाती है, पपड़ी बन जाती है। परत का मतलब जैसे चाय पे पपड़ी जमती है कि नहीं जमती, चाय को छोड़ देते हो थोड़ी देर, वैसे ही, ठीक है। तो ये वायु में खुला रखते ही। सेमी ड्राइंग क्या होते हैं, अर्धशुष्कन, थोड़ी देर खुला छोड़ो, मतलब काफी देर तक खुला छोड़ो तब जाके परत जमेगी। लेकिन जो नॉन ड्राइंग होते हैं उनको वायु के संपर्क में रखने पर, यानी ये तेल है, ये ऐसे का ऐसा पड़ा रहता है, इसको कोई परत नहीं बनती। उदाहरण के लिए सरसों का तेल, है ना, ठीक है, अरंडी और मूंगफली का तेल, है ना। उसके बाद है वसा या चर्बी, ये सामान्य ताप पर ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में रहते हैं, जैसे कि नारियल का तेल और पाम ऑयल। नारियल का तेल देखो, अभी सर्दी, थोड़ा टेम्परेचर ठंडा हो गया, क्या हो गया, तो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है। सरसों का तेल एकदम लिक्विड जैसा होता है, लेकिन नारियल का तेल थोड़ा सा गाढ़ा होता है, व्हाइटिश व्हाइटिश, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो इसीलिए ये वसा, इनमें वसा की अधिकता होती है, चर्बी की अधिकता होती है, इसलिए अर्ध जो ठोस अवस्था के अंदर ये पाए जाते हैं, एकदम ठोस नहीं होते, है ना, हार्ड नहीं होते। उसके बाद आता है सबसे पहला जो तेल हम देखेंगे, सरसों का तेल, जो कि अशुष्कन तेल है। सामान्य नाम इसकी पीली सरसों है। वनस्पतिक नाम आपको स्पॉटिंग के अंदर पूछा जा सकता है। वनस्पतिक नाम है इसका ब्रेसिका नेपस वेरा गेवोका, या ब्रेसिका रापा भी कहा जाता है, ठीक है, या सॉरी, ब्रेसिका रापा तो गोभी का नाम हो गया, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस कहा जाता है। ये इसका वैज्ञानिक नाम आप लिखोगे तो भी सही है। आगे बात समझ में, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, तो ये इसका वानस्पतिक नाम हो गया। तो वानस्पतिक नाम जो है वो इसका इम्पोर्टेंट है। फिर है कुल इसका कौन सा होता है, ये भी पूछा जा सकता है, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है प्रयोग के अंदर। तो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी जो है वो जो है इसका कुल है, और ये इम्पोर्टेंट है। आगे बात समझ में, एक नंबर में आपको जो स्पॉटिंग है उसके अंदर पूछ सकता है। फिर तेल के लिए उपयोगी पादप भाग, यानी बीज के जो बीज पत्र है वो क्या करते हैं, तेल प्रदान करते हैं। बीज पत्र पता है ना, क्या करता है, पतले पतले जो होते हैं वो बीज पत्र होते हैं। तो बीज पत्र से क्या किया जाता है, तेल प्राप्त किया जाता है। फिर है सरसों की कई अन्य जातियां भी आर्थिक महत्व की है, जैसे कि तोरिया, काली सरसों, भूरी सरसों, राई, काली राई, सफेद राई, ये इसकी अलग अलग जो है वो जातियां हैं।
उत्पत्ति व उत्पादक देश, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर स्पॉटिंग के अंदर। तो मसाले के रूप में सरसों का इतिहास काफी प्राचीन है। सरसों की विभिन्न जातियों की उत्पत्ति एशिया माइनर, एशिया क्षेत्र, ईरान क्षेत्र के अंदर, मध्य एशिया यानी हिमालय क्षेत्र के अंदर और भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उनके अंदर इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। कि सरसों की उत्पत्ति जो है वो एशिया माइनर वाला जो एरिया है वो ईरान का क्षेत्र आता है उसमें, मध्य एशिया के अंदर हमारा हिमालय का क्षेत्र आता है उसमें, या फिर भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि वहां से इसका जो है वो प्लांट सबसे पहले डेवलप हुआ है। ये एक रबी की फसल है। रबी और खरीफ में अंतर समझते हो बेटा? रबी की फसल जो होती है वो सर्दियों के समय उगाई जाती है, ये चीज ध्यान रखना। कब उगती है ये? सर्दियों के समय उगाई जाती है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर और कटाई फरवरी मार्च में की जाती है। मतलब अभी इसको अक्टूबर नवंबर जो लास्ट मंथ गए हैं तब इनको क्या किया गया है, लगाया गया है खेतों में, और फरवरी मार्च आते आते इसको काट दिया जाएगा। मिश्रित खेती की जाती है इसकी, किसके साथ? गेहूं के साथ। तो गेहूं भी एक रबी की फसल है ना, तो उसके साथ उगाया जाता है। फिर खेती अधिकतर बारानी असिंचित व कहीं कहीं सिंचित क्षेत्र में की जाती है। सिंचित यानी जहां पर क्या होता है, जो है बारिश का पानी जो है वो स्टोर रहता है, उससे सिंचाई की जाती है। और जो है असंचित क्षेत्र जहां पर जो है वो क्या किया जाता है, पानी जो है वो कुओं से जो है निकालकर और फिर जो है सिंचित किया जाता है। और सिंचित क्षेत्र में क्या होता है, मृदा में जो पानी होता है वो यूज किया जाता है जो फसल उगाने के लिए। फिर से है सरसों का जो पादप होता है वो कितना लंबा होता है? 3 से 5 जो है जो है सेंटीमीटर लंबा होता है। फिर है ऊर्ध्व होता है, अल्प शाखित होता है। अल्प शाखित होने का मतलब शाख के समान जो होता है, जैसे बैंगन टमाटर का होता है ना वैसे ही होता है। उसके बाद है विश्व में सरसों उत्पादक देशों में भारत का प्रथम स्थान है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना कि सरसों उत्पादन की दृष्टि से भारत की कौन सी रैंक है। जबकि भारत में कहाँ पर ज्यादा होता है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ज्यादा इसकी मात्रा जो है वो डेवलप की जाती है सरसों की। राजस्थान में भी भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, अन्य जिलों में बहुतायत में क्या किया जाता है, बोया जाता है। ठीक है। उसके बाद है भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इन राज्यों में इसकी खेती अधिकतर की जाती है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन एक तो बनता है कि इतिहास में उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भारत का कौन सा रैंक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। फिर सरसों का पादप 1 वर्षीय है, यानी एक जो साल के अंदर एक बार डेवलप होता है, उसका जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है। दुर्बल होता है, लंबा होता है इसका, और अल्प शाखित शाख होती है। अल्प शाखित यानी ज्यादा शाखाओं में डिवाइड जो है नहीं होता है इसका पादप का जो हिस्सा होता है वो। मुसला मूल तंत्र पाया जाता है, यानी मुसला मूल तंत्र में एक प्रमुख मूल होती है और साइड में मूलें निकली हुई रहती है, यानी प्राथमिक मूल होती है और प्राथमिक से द्वितीय और तृतीय मूल निकलती है। फिर है तना ऊर्ध्व हरा अरोमिल शाखित होता है। पत्तियां सरल काफी बड़ी वीणाकार होती है। वीणाकार होने का मतलब ये इस तरीके से होती है सरसों की, अगर आपने देखा हो लीफ को तो इस तरीके से होती है। फिर तीव्र गंध युक्त होता है, काफी जो है तीखी स्मेल आती है। पुष्प क्रम असीमाक्ष जो होता है पुष्प काफी संख्या में चमकदार पीले जो होते हैं वो होते हैं। फल इसका सिलिकुआ कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना कि फल को क्या कहा जाता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में भी आ सकता है। तो फल को सिलिकुआ कहा जाता है। बीज हल्के पीले व तेल युक्त अभ्रूण पोषी होते हैं। तो बीजों का प्रकार कौन सा है, अभ्रूण, यानी भ्रूण पोष जो है वो इन बीजों में नहीं पाया जाता। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आपके इस पैराग्राफ में से, ये दो। एक तो फल को क्या कहते हैं और बीज का प्रकार कौन सा है। फिर है सामान्य परिस्थितियों में सरसों की उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बीजों में 30 से 48% तेल होता है। इसका निष्कर्षण मिलों व घड़ियों से किया जाता है। घड़ी में पीस कर इस तरह यानी जो बीज होते हैं उनको घड़ी में डाला जाता है, और जो मिल होती है उसके अंदर यानी फैक्ट्री के अंदर डाल के और तेल निकालते। तेल भारी तथा सुनहरी पीले रंग का होता है। सरसों के तेल में तीखी गंध होती है जो गंधक युक्त यौगिक वेरी इंपॉर्टेंट एलिल आइसोथायोसाइनेट की उपस्थिति के कारण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके
ठीक है, कि जो तेल की तीखी गंध होती है वो किसके कारण होती है? तो जो गंधक जो होती है उसके कारण होती है गंधक युक्त जो यानी सल्फर युक्त, गंधक का मतलब है सल्फर युक्त यौगिक होता है जिसका नाम है एलिल आइसोथायोसाइनेट, है ना? उसकी वजह से इसके अंदर तीखी गंध होती है, तो ये 1 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये तेल अशुष्कन प्रकार का होता है, यानी अशुष्कन प्रकार यानी इसके ऊपर परत नहीं जमती है वायु के संपर्क में आने के बाद। कुछ जातियों में तेल अर्ध शुष्कन प्रकार का भी होता है, ठीक है। कुछ में कुछ-कुछ इसकी जो जातियाँ होती है, जैसे कई जातियाँ हैं ना इसकी पीली राई, सफेद राई, तो उसमें से कुछ में जो होता है वो अर्ध शुष्कन प्रकार का होता है, मतलब काफ़ी टाइम के लिए अगर वायु के संपर्क में छोड़ दो तब जाके उसके ऊपर परत जम जाती है ना। फिर ये इस तेल का लाक्षणिक वसीय अम्ल इरूसिक अम्ल है, मतलब इस तेल में कौन-सा वसीय अम्ल पाया जाता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें पाया जाता है इरूसिक अम्ल। अन्य वसीय अम्ल भी पाए जाते हैं जैसे कि ऑलिक और पॉमेटिक अम्ल भी पाए जाते हैं, लेकिन मेन जो है वो इसमें वसीय अम्ल पाया जाता है, फेट युक्त एसिड होता है जिसको इरूसिक अम्ल कह लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट आता है कि इसकी उन्नत किस्म कौन सी है, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान के लिए पूसा कल्याणी, जिसे लोटनी सरसों भी कहा जाता है, वरुणा, दुर्गामणि, RH30, TM11, इस किस्म की तेल की मात्रा अन्य सभी किस्मों से अधिक होती है। आर्थिक महत्व क्या है? बीजों से प्राप्त तेल प्रमुख खाद्य तेल है जिसको पकाने के माध्यम के रूप में काम में लिया जाता है। तेल का उपयोग मालिश करने के लिए, दीपक जलाने में किया जाता है। तेल निष्कर्षण के पश्चात यानी तेल जैसे इसके बीज है उनमें से हमने तेल तो अलग कर लिया, अब तेल निकलने के बाद जो भी चीज बनती है उसको हम खली कहते हैं। तो ये जो खल होती है, जो केक होता है, वो पशु आहार के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो इसके उपयोग भी इम्पोर्टेंट है बेटा, याद कर लेना। फिर साबुन और रबड़ के प्रतिस्फातियों के उत्पादन के लिए इस तेल का प्रयोग किया जाता है, साबुन वगैरह बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है मशीनों में इस स्नेहक के रूप में काम में लेते हैं। मशीनों के पुर्जे जो है उनके अंदर जंग लग जाती है, घर्षण ज्यादा करने लग जाते हैं, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। चमड़े की वस्तुओं को मुलायम बनाने में प्रयोग में लिया जाता है। बीजों का मसाले व अचार के रूप में भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट जिससे हमें तेल प्राप्त होता है वो है मूंगफली या चीनी बादाम कहा जाता है, ठीक है, पीनट और ग्राउंडनट, ठीक है। वानस्पतिक नाम इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। जितने भी आप चीजें पढ़ोगे इसके अंदर वानस्पतिक नाम और कुल और कौन सा भाग काम में ले रहे हैं ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अरेकिस हाइपोजिया ये इसका वानस्पतिक नाम है, कुल इसका लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल है, उपकुल इसका पेपिलियोनेटी है, ये भी आपको याद करना है। तेल के लिए उपयोगी पादप भाग कौन सा है, बीज है। आगे बात समझ में, उत्पादक और उत्पत्ति और उत्पादक देश, तो 1 नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एक्सटर्नल पूछ सकता है प्रैक्टिकल में, ब्राजील या दक्षिणी अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई थी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी कोई जंगली जाति ज्ञात नहीं है। ब्राजील के अतिरिक्त मूंगफली के 6 अन्य द्वितीय व तृतीय उत्पत्ति केंद्र भी माने जाते हैं, ठीक है। ब्राजील मेन है, लेकिन आपको ब्राजील जरूर याद रखना है। इसके अलावा 6 अन्य क्षेत्रों को भी माना जाता है कि यहाँ मूंगफली की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। वर्तमान में मूंगफली का वाणिज्यिक उत्पादन विश्व के सभी शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। विश्व में भारत मूंगफली के उत्पादक में प्रथम स्थान पर है, मतलब सरसों भी अगर देखो तो भारत में सबसे ज्यादा होती है और मूंगफली भी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और चीन दूसरे स्थान पर है, इसको चीनी बादाम भी कह रहे हैं ना, चीन का बादाम, ठीक है, इसीलिए दूसरे स्थान पर कौन है, चीन है, चाइना है। फिर है नाइजीरिया मूंगफली का सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब क्या करता है, आयात करना और निर्यात, निर्यात मतलब बेचने वाला, सबसे ज्यादा मूंगफली जो बेचने का काम है वो नाइजीरिया करता है, ठीक है। न से नाइजीरिया, न से निर्यातक। फ्रांस सबसे बढ़िया आयातक देश है, मतलब सबसे ज्यादा खरीदता है इसको, ठीक है, आयात करना और निर्यात करना। फिर भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है, ये आपको पढ़ना है। फिर है पादप, मूंगफली का पादप अर्ध ऊर्ध्व या श्यान शाखित पसरने वाला, मतलब ये जो पादप है वो ऐसे जो जमीन है उसके ऊपर क्या करता है, ऐसे लेटा रहता है, सोया रहता है, ठीक है। उसके बाद 1 वर्षीय मतलब साल में 1 बार इसकी फसल उत्पादन होती है। मुसला मूल तंत्र पाया जाता है, सहजैवी जीवाणु राइजोबियम इसके क्या होते हैं, निवास करते हैं, क्योंकि कौन से कुल का है, लेग्यूमिनेसी कुल या फेबेसी कुल जिसको हम कहते हैं उस कुल का है, इसलिए यहाँ पर इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन करते हैं, राइजोबियम जीवाणु करते हैं। पत्तियां संयुक्त व पिच्छाकार होती है, 4 पर्णी होती है,
पुष्प लाक्षणिक रूप से पेपिलिनेसियम प्रकार के होते हैं। फिर है पुष्प स्तंभ के आधारी भाग में विकसित होकर धनात्मक गुणात्मक फल धरों में विकसित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। फल धरों पर विकसित होते हैं। पुष्प स्तंभ के आधारी भाग से विकसित धनात्मक गुणोवर्ती फल धरों पर विकसित होते हैं। कहाँ पर पुष्प विकसित होते हैं? तो फल धरों पर होते हैं। परागकण के पश्चात फलधर मृदा में प्रवेश कर जाते हैं। जब इन यानी जैसे ये फलधर है, इसके ऊपर ये पुष्प लगा हुआ है, ठीक है। अब ये फलधर क्या करेगा, जब इसमें निषेचन हो जाएगा, मतलब इसको परागकण मिल जाएंगे और अंडाणु से संलयन हो जाएगा, निषेचन की क्रिया हो जाएगी, तो ये फलधर कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी में चला जाता है। तो ये फलधर मिट्टी में प्रवेश करेगा, जिसमें मूंगफली के फल मिट्टी के भीतर ही विकसित होते हैं। अतः फल जो होता है वो अंतः भूमिक होता है। अंतः फल अंतः भूमिक होते हैं, यानी इनके फलों को क्या कहते हैं? अंतः भूमिक फल कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सरसों के फल को क्या कह रहे थे? सिलिकुआ कह रहे थे, जब इसके क्या कहेंगे? इसके फल को अंतः भूमिक कहेंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। पुष्प कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो फलधर पर उत्पन्न होते हैं। निषेचन के बाद ये फलधर कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी में, और उसके बाद जो फल है इस फलधरों के अंदर मूंगफली के रूप में विकसित होते हैं, और इन फलों को अंतः भूमिक फल कहते हैं। मूंगफली में स्वपरागण होता है, यानी जो पुष्प होता है उसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही के अंदर एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। मूंगफली का फल दीर्घायत अस्फुटनशील लामेंटम कहलाता है। क्या कहते हैं इसके फल को? लामेंटम कहते हैं। भूमि के अंदर होता है इसलिए अंतः भूमि कहला रहा है। और अगर एक टर्मिनोलॉजी दी जाए इस फल को जो भूमि में उगता है तो उसे क्या कहेंगे? लामेंटम कहते हैं। इसमें 1 से 5 मासल बीज होते हैं। देखिए आपने, ये लामेंटम होता है, उसमें से मूंगफली जो होती है वो पाई जाती है ना, तो लामेंटम कहते हैं। और ये कैसा होता है? अंतः भूमिक होता है, यानी मिट्टी के अंदर होता है। बीज पत्रों में 43 से 55% तेल होता है, 25 से 28% प्रोटीन होता है। मूंगफली की खेती जो है वर्षा ऋतु में खरीफ फसल के रूप में क्या है? की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसकी फसल 100 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उन्नत किस्मों की उपज, यानी खरीफ की फसल के रूप में, ख से खरीफ, यानी जो वर्षा ऋतु होती है, यानी जो वर्षा ऋतु की शुरुआत जो होती है वो जून एंड में होती है, तो तब इसको क्या किया जाता है? लगाया जाता है। वर्षा ऋतु के अंदर खेती की जाती है, ठीक है। थोड़ा गर्म मौसम होता है उस समय। उन्नत किस्मों की जो है उपज जो है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती। 1 क्विंटल मूंगफली से 70 से 75 जो है किलोग्राम गुलियां प्राप्त होती है। ये अब देखो ये दे रखा है, ये इसका पादप दे रखा है, पिच्छाकार इसकी पत्तियां है, बिल्कुल छोटा सा है। और उसके बाद ये जो है लामेंटम है, जिसके अंदर क्या पाई जाती है? जमीन के अंदर, यानी मृदा के अंदर ही होती है, इसलिए अंतः भूमिक है। और ये लामेंटम है फल इसका, जिसको हम कह रहे हैं अंतः भूमि यानी मिट्टी में, और इसमें मूंगफली के दाने होते हैं, बीज होते हैं मतलब। फिर तेल के गुण देखो, मूंगफली का तेल अर्ध शुष्क अशुष्कन है, मतलब सूखता नहीं है, वायु के साथ इस पर परत नहीं आती है। इसका रंग सुनहरी पीला तथा एक रुचिकर गंध युक्त होता है। तेल में सर्वाधिक वसीय अम्ल कौन सा होता है? ऑलिक अम्ल होता है। इसके अतिरिक्त इसमें लिनोलेनिक अम्ल होता है, पॉमेटिक अम्ल होता है, एरेकिडिक अम्ल भी होता है। तेल में फास्फोरस व विटामिन पाए जाते हैं। अब ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा तो ऑलिक अम्ल होता है, ये चीज ध्यान रखना है इसमें से। और दूसरा विटामिन जो पाए जाते हैं, तो थायमिन, राइबोफ्लाविन और नियासिन जो होता है वो पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखना। उन्नत किस्में, इसमें RS1, RSB87, AK12, 24MA, 10 और चंद्रा और गिरनार इसकी उन्नत किस्में हैं। आर्थिक महत्व, मूंगफली के बीज अत्यंत पोषक होते हैं, अतः इनको कच्चा या भूनकर खाया जाता है। 1 पौंड मूंगफली से 2700 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी बादाम से भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है मूंगफली से। तेल का प्रमुख उपयोग खाना पकाने के तेल और तलने के माध्यम के रूप में किया जाता है। मूंगफली का तेल हम खाते हैं, यूज करते हैं। तेल का हाइड्रोजनीकरण वनस्पति घी भी क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जब हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड कर कर क्या की जाती है? वनस्पति घी, जिसको हम डालडा घी बोलते हैं, वो बनाया जाता है। बीजों से तेल निष्कर्षण के बाद बची हुई खली उत्तम पौष्टिक पशु आहार है।
तेल का प्रयोग साबुन बनाने, स्नेहक के रूप में, प्रसाधन सामग्री के रूप में क्या है किया जाता है। मूलों में राइजोबियम जीवाणु की उपस्थिति के कारण मूंगफली को फसल चक्र व मिश्रित खेती के रूप में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। अब इसकी जो जड़ें होती है उसमें क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इसका फायदा किसी अन्य पादप को भी हो जाए, इसीलिए क्या किया जाता है, इसको मिश्रित खेती में प्रयोग में लाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके प्रोटीन जो इससे प्राप्त होती है उससे आर्निल नामक कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। ये वनस्पति घी वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तेल को कीटनाशियों जैसे कि रेटिनॉल, निकोटीन के साथ मिलाकर इसकी विषाक्तता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अच्छी किस्म की खली को पीसकर मनुष्य द्वारा प्रोटीन पूरक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। मतलब तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उससे क्या प्राप्त होता है, मनुष्य को प्रोटीन प्राप्त होता है। तो प्रोटीन जो है प्राप्त करने के लिए किया जाता है, फेट जो तेल होता है उसको निकालने के बाद। अब तीसरा जो है तेल देने वाला जो पौधा है हमारा, वो है नारियल या श्रीफल, जिसको हम कोकोनट बोलते हैं। वानस्पतिक नाम इंपॉर्टेंट है, कोकोस न्यूसिफेरा। कुल इसका एरिकेसी है या पामी इसको कह देते हैं। तेल के लिए उपयोगी पादप भाग कौन सा है, भ्रूण कोश है। आ गई बात समझ में। फिर देखो उत्पत्ति व उत्पादक देश कौन कौन से हैं इसके। तो उत्पत्ति व उत्पादक देश में इंपॉर्टेंट है आपका, नारियल की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों के तीन भिन्न भिन्न मत है, यानी तीन थ्योरीज दी है। कि एक मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति उत्तरी इंडीज में हुई है, यानी इन्होंने कहा कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि जो नारियल है उसकी उत्पत्ति उत्तरी इंडीज में हुई है। दूसरे वर्ग ने कहा कि इसकी उत्पत्ति दक्षिणी या केंद्रीय अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्र में हुई है। और तीसरी जो ग्रुप है उन्होंने कहा कि इसकी मूल उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एशिया के किसी स्थान पर हुई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि अगर एक याद करना हो तो ये याद कर लेना कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के स्थान पर हुई है। फिर नारियल ताड़ आर्द्र उष्ण कटिबंधीय फसलें है, जिसको तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के आसपास या नदी के किनारे पर बोया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, तंजानिया, केन्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनिया आदि है। यद्यपि गत शताब्दी में विश्व में भारत नारियल उत्पादक में प्रथम स्थान पर था, लेकिन यानी कुछ सालों पहले भारत प्रथम स्थान पर, लेकिन वर्तमान में यह तीसरे स्थान पर आ गया है। आगे बात समझ में। अभी तक आप लोगों ने सरसों पढ़ा, फर्स्ट नंबर पे था, मूंगफली पड़ा फर्स्ट, लेकिन पहले नारियल में भी फर्स्ट था, लेकिन अभी तीसरे स्थान पर आ गया। प्रथम स्थान इंडोनेशिया का है और दूसरा है फिलीपींस का, यानी पहला जो है इंडोनेशिया प्रथम रखता है, सेकंड आता है फिलीपींस और तीसरा आता है भारत। भारत में केरल जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज्यादा जो नारियल उत्पादक होता है वो कहाँ होता है, केरल में, जहाँ देश के कुल उत्पादन की 46% उपज होती है। जितना भी नारियल पैदा हो रहा है उसमें से 46% तो ओनली केरल ही पैदा कर लेता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, दमन द्वीप, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, यानी जो जो भाग जो समुद्र के किनारे हैं, नदियां जहां ज्यादा है वहां पर जो है नारियल की खेती की जाती है। राजस्थान में इसका व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता क्योंकि सूखा है, वैसे है ना, पानी है ही नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पादप नारियल के जो है नारियल के वंश के वैज्ञानिक नाम कोकोस का उद्गम एक पुर्तगाली शब्द कोको से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बंदर, अर्थात नारियल का फल बंदर के सिर जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ है, जो है पुर्तगाली शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है कोको। ठीक है। कोको का मतलब होता है पुर्तगाली भाषा में कि बंदर जो है बंदर जैसा, यानी इसका जो सिर जो फल है वो बंदर के सिर जैसा दिखाई देता है। इसका जातीय नाम न्यूसीफेरा का अर्थ है दृढ़ फल धारण करने वाला। आगे बात समझ में, तो ये इसके नाम का मतलब है। फिर है नारियल का वृक्ष मानव को प्रकृति की एक अनुपम देन है। इसके समस्त भाग, यानी कोई सा भी भाग ले लो, सारा का सारा हम यूज करते हैं। ठीक है, मानव उपयोगी है। कपास के अतिरिक्त यह दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसके खाद्य तेल एवं रेशे दोनों व्यावसायिक रूप से बृहत मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। मतलब कपास के अतिरिक्त ये ऐसा है जिससे हम लोग तेल भी प्राप्त करते हैं और रेशे भी प्राप्त करते हैं। ठीक है।
अभी मैंने कहा था कि कपास के बीजों को हम बिनोला कहते हैं, तो बिनोला से भी तेल प्राप्त होता है और रेशे भी प्राप्त होते हैं, सूती कपड़े बनाए जाते हैं कपास से, तो इससे भी प्राप्त होते हैं। इसी कारण इसको अद्भुत प्लांट भी कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नारियल को अद्भुत प्लांट या वंडर प्लांट क्यों कहते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर नारियल ताड़ काफी लंबा अर्थात 10 से जो है 24 मीटर लंबा तथा अशाखित पादप होता है। तकनीकी रूप से इसके पादप को वृक्ष नहीं कहा जा सकता। इसका प्रकांड जो होता है तना अधिकतर सीधा लंबा पतला और तने की सतह पर जो पर्ण चिन्ह उपस्थित है स्तंभ शीर्ष पर 30 से 40 देखो ये तो इसका तना हो गया और इस पर क्या लगी रहती है, ये पत्तियां लगी रहती है इस तरीके से गुच्छे के रूप में, है ना। तो ये इस तरीके का इसका जो पत्तियों का जो है पर्ण का ताज लगा रहता है, ये लगा हुआ है, ये तना है, ठीक है, और इसके ऊपर ये पत्तियों का क्या लगा हुआ है, ताज लगा हुआ है, एक अलग ही सिरे पर लगा हुआ है ना। तो इस ये होता है, अत्यंत विशाल पर्णों का ताज लगा रहता है। प्रौढ़ नारियल पादप में संयुक्त स्पेंडिक्स पुष्पक्रम उपस्थित होता है। नारियल के पुष्प एक लिंगी यानी पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, यानी नर जो है वो पुष्प अलग होंगे और मादा पुष्प अलग होंगे। आगे बात समझ में, लेकिन ये दोनों ही पुष्प एक ही पादप पे स्थित होंगे, यानी ये पादप है तो यहाँ पर नर पुष्प होंगे और यहाँ पर मादा होंगे। तो इसीलिए ये जो नारियल के पुष्प एक लिंगी होते हैं, लेकिन जो पादप होता है वो द्विलिंगाश्रय कहलाता है, क्योंकि नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों एक ही प्लांट पर क्या है, स्थित है। फिर है पुष्प क्रम की एक शाखा पर 30 से 40 पार्श्व शाखाएं होती है तथा एक पार्श्व शाखा से 10 से 15 फल क्या होते हैं, बनते हैं। निषेचन के उपरांत परिपक्व फल बनने में 1 वर्ष का क्या होता है, समय लगता है। आगे बात समझ, निषेचन हो जाता है लेकिन फल बनने में कितना समय लग रहा है, 1 वर्ष का समय लगता है, ये चीज ध्यान रखना। फिर नारियल का फल ड्रूप या अस्टिल फल कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है कि नारियल के फल को क्या कहा जाता है, तो ड्रूप या अस्टिल फल कहा जाता है, जो तिकोना और 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। फल भित्ति 3 स्तरों से निर्मित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसके तीनों ही पार्ट को पूछा जाता है कि किस किस में भाग काम में लिए जाते हैं। तो फल भित्ति के 3 स्तर होते हैं, बाह्य जो चिकनी होती है बाह्य फल भित्ति कहलाती है, मध्य वाली रेशे में मध्य फल भित्ति कहलाती है और भीतरी काष्ठीय अंत फल भित्ति कहलाती है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों ने नारियल खाया होगा तो उसके ऊपर आप लोगों ने ग्रीन ग्रीन ऐसा पार्ट देखा होगा, ठीक है, ग्रीन ग्रीन होता है। फिर उसके नीचे ऐसे रेशे रेशे होते हैं भूरे भूरे, है ना, वो पार्ट होता है। और फिर उसके अंदर एक कटोरी सी निकलती है जिसके अंदर गिरी होती है जिसको अपन खाते हैं। तो ये जो आपको ग्रीन वाला भाग दिख रहा है ना, वो होती है इसकी बाह्य फल भित्ति। फिर जो आपको झाड़ू जैसा भूरा भूरा दिखता है ना, वो होती है इसकी मध्य फल भित्ति। और जो अंदर जो होती है ना जिसको अपन फोड़ के खाते हैं, जिसमें जिसके ऊपर चोटी रखते हैं नारियल को फोड़ते हैं तब, तो ब्राउन कलर की जो पूरी जिसके अंदर हमारा सफेद गिरी पाई जाती है, तो ब्राउन कलर की जो गोल गोल ऐसी होती है ना कोटरी, वो हमारी क्या होती है, अंतः फल भित्ति होती है। तो ध्यान रखना कि इसकी जो बाहर वाली भित्ति होती है वो ग्रीन होती है, ब्राउन जो झाड़ू जैसी दिखती है वो मध्य फल भित्ति होती है, और उसके अंदर उसको छीलने के बाद जो लकड़ी जैसी निकलती है वो हमारी अंतः फल भित्ति होती है, और उसके अंदर क्या होती है, गिरी होती है जिसको अपन खाते हैं। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट आता है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। मध्य फल भित्ति से व्यवसायिक कोयर नामक रेशा प्राप्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा रेशा प्राप्त होता है, तो जो भूरे भूरे रेशे होते हैं ना जिनको अपन छील के हटाते हैं, तो वो भूरे भूरे रेशे से हमको जो रेशा प्राप्त होता है वो कोयर कहलाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग गद्दे मैट्रेस बनाने में किया जाता है, गद्दों के अंदर भरा जाता है इसको। काष्ठीय जो होती है अंदर वाली जिसको अपन फोड़ कर गिरी निकालते हैं, जो अंदर जो भूरी भूरी होती है लकड़ी जैसी जिसको जलाने के काम में भी लेते हैं, कटोरी जैसी होती है, वो काष्ठीय अंतः भित्ति से तेलीय भ्रूणपोष होता है। अब उसके अंदर जो सफेद निकलता है, जो गिरी हम खाते हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो भ्रूणपोष है। आगे बात समझ में, तो भ्रूणपोष हमें प्राप्त होता है जिसे सामान्य भाषा में गरी या खोपरा या चिटक कहते हैं। तेल का निष्कर्षण इसी से किया जाता है, मतलब तेल कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है, नारियल में भ्रूणपोष से। जो व्हाइट गिरी हम खाते हैं ना वो भ्रूणपोष होती है और उसी से तेल प्राप्त किया जाता है जिसको हम खोपरा भी कहते हैं।
फिर है परिपक्व भ्रूण कोश में 60 से 70% वसीय तेल होता है। तरुणावस्था में भ्रूण कोश पानी के रूप में होता है, जिसको तरल भ्रूण कोश कहते हैं। एक अत्यंत पोषक होता है, अंतःव्यापक स्तर पर पेय के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। नारियल के फलों की प्राप्ति वर्ष भर होती है। नारियल के परिपक्व भ्रूण कोश से तेल का विभिन्न विधियों द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। तो देखो जो कोकोनट होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले तो इसका जो मध्य भाग होता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, जो गद्दे और मैट्रेस होते हैं वो बनाए जाते हैं। काष्ठीय अंतःफल भित्ति जो भूरी भूरी होती है जिसको अपन जलाते हैं और जिसको फोड़कर हम गिरी निकालते हैं, उसके अंदर भ्रूण कोश होता है जिसको हम गरी या खोपरा या चिटक कहते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं तेल निकालने के लिए और खाते भी हैं हम लोग ना। जो मिठाई वगैरह बनाने हैं उसमें भी हम काम में लेते हैं उसको। फिर है भ्रूण कोश में 60 से 70% वसीय तेल होता है। तरुण अवस्था में भ्रूण कोश पानी के रूप में होता है, कोकोनट मिल्क के रूप में होता है जिसको अपन पीते हैं। हरा नारियल हम पीते हैं कि नहीं पीते हैं ना, तो वो तरल भ्रूण कोश होता है एक्चुअली, जिसको अपन कोकोनट मिल्क कहते हैं। ये अत्यंत पोषक होता है, इसीलिए बीमारी के टाइम हम पिलाते हैं, पीते हैं ना आप हरा जो आप जो नारियल का पानी पीते हो वो। नारियल में फलों की प्राप्ति वर्ष भर होती है, तो यानी ऐसा नहीं है कि नारियल का कोई मौसम होता है, आपको पूरे साल आपको नारियल का पानी और नारियल आपको मिल सकता है। फिर है नारियल के परिपक्व भ्रूण कोश तेल का विभिन्न विधियों द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। तेल के गुण क्या है, नारियल का शुद्ध तेल अवस्था में रंगीहीन व पीले रंग का होता है। 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तरल रूप में, जबकि इससे निम्न ताप पर ठोस या अर्ध ठोस रूप में रहता है। यानी अगर टेम्परेचर 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तरल रूप में मिलेगा, और टेम्परेचर इससे कम चला जाता है तो जम जाता है। सर्दियों में तेल जमता है कि नहीं जमता नारियल का, वो इसीलिए। इसमें उपस्थित वसीय अम्ल, लॉरिक अम्ल, माइस्टरिक अम्ल तथा पॉमिटिक अम्ल है। यह तेल अर्ध शुष्कन प्रकार का अशुष्कन प्रकार का होता है। उन्नत किस्में इसकी कौन कौन सी है, अंडमान, आनंद गंगा, चंद्रलक्ष और VHC1। ठीक है, नारियल आपका इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। फिर आता है नेक्स्ट, आर्थिक महत्व क्या क्या है। तो आर्थिक महत्व देखो कि तेल के उपयोग देखते हैं। सबसे पहले खाद्य तेल का पाक माध्यम के रूप में व्यापक उपयोग होता है। तेल व घी से कई खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि मार्जरीन यानी कृत्रिम मक्खन, कैंडी बार यानी मिश्री पट्टी तथा मिठाइयाँ व बिस्कुट बनाया जाता है। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाया जाता है, यानी डालडे का घी बनाया जाता है। यह अत्यंत लोकप्रिय केश तेल के रूप में प्रचलित है, यानी बालों में अंदर लगाया जाता है। कई सौंदर्य प्रसाधन जैसे नहाने का साबुन, शैम्पू, क्रीम, दाढ़ी बनाने का साबुन है ना, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है तेल मिश्रण के पश्चात बची खली, इस खली को पुनेक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन कि किसकी खली पुनेक कहलाती है, तो कोकोनट की जो खली होती है उसे पुनेक कहते हैं। ये पशु आहार के रूप में दी जाती है। अन्य उपयोग है, नारियल का जो फल है धार्मिक, सांस्कृतिक, वैवाहिक कार्यक्रमों में आवश्यक पदार्थ माना जाता है। भारत में तो फोड़ते हैं हम, हर छोटी चीज में नारियल पहले फोड़ा जाता है ना। पुष्प क्रम पर जो घाव बनाकर मीठा पेय यानी ताड़ी या ताड़ से शर्करा प्राप्त की जाती है, यानी जो इसका जो पुष्प क्रम होता है जहां पर पुष्प लगे होते हैं उस पर कट लगाया जाता है और उस कट से एक लिक्विड निकलता है जिसको ताड़ी कहते हैं। तो ताड़ी भी यूज की जाती है ना, इसको पीने के लिए यूज किया जाता है, काफी लोग पीते हैं इसको। फिर है फल की मध्य बल भित्ति से कोयर रेशा बनाया जाता है, जिससे रस्सियां, ब्रुश, झाड़ू, गद्दे बनाए जाते हैं। कोकोनट मिल्क एक उत्तम पोषक पेय पदार्थ है, डॉक्टर भी कहते हैं बीमारी के टाइम पीने के लिए ना। लिक्विड इसका पानी आता है ना, नारियल का पानी जो होता है। नारियल के स्तंभ से बल्लियां, पत्तियों से छत तथा अंतः काष्ठ से चारकोल क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है वो अरंडी या अरंड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वनस्पतिक नाम इसका है रिसिनस कॉम्युनिस। उसके बाद कुल है यूफोर्बेसी। तेल के लिए उपयोगी भाग इसका है भ्रूण कोश, यूज में लिया जाता है।
अरंडी पादप की उत्पत्ति भारत व अफ्रीका में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, उत्पत्ति स्थल याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा भाग उपयोगी है? भूकोश, ये उपयोगी है। वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, और कौन सा कुल है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है सुश्रुत, आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। आज यह विश्व उष्ण कटिबंधीय व उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। भूमध्य रेखा के इधर और इधर वाले जो एरिया होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय होते हैं। आगे बात समझ में, तो उष्ण कटिबंधीय एरिया में उगाया जाता है। विश्व में इसके प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से? ब्राजील, भारत, रूस, अर्जेंटीना व अन्य देश जैसे कि चीन, थाईलैंड, सूडान आदि है। भारत में इसकी कृषि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में बहुतायत में की जाती है। राजस्थान में सिरोही सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पड़ोस में ही है सिरोही, माउंट आबू जहाँ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अरंडी का पादप लंबा, बहुवर्षीय, दुर्मिल, अरुमिल, सदा हरित रहने वाला शुष्क अर्धशुष्क यानी थोड़ा सा झाड़ी के समान छोटा वृक्ष है, जो 3 से या 2 मीटर लंबा होता है। इसकी कई वामन किस्में अधिक लोकप्रिय है। तना दुर्बल, रंगीन, अधिकतर खोखला व शाकित व चिकना होता है। ये आपको जो है इस तरह से बीज आपने देखे होंगे अरंडी के, तो ये अरंडी के बीज का डायग्राम दिया हुआ है। पत्तियां जो होती है हरी हरी लाल, सरल, हस्ताकार, पल्लवित, बहुशिरीय, जालिका व्रत, अपसारी, जलीय, लेटेक्स युक्त होती है। पुष्प क्रम असीमाक्ष प्रकार का होता है। पुष्प एक लिंगी लेकिन पादप द्विलिंगाश्रयी होता है। समझ में आ गया होगा कि नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही प्लांट पर स्थित होते हैं। एक ही पुष्प क्रम में 2 प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं। पुष्प क्रम के आधार पर नर पुष्प ऊपरी भाग पर और जो है आधारी भाग पर क्या होता है? नर पुष्प होता है, और जो है ऊपरी भाग पर, मतलब ये पुष्प क्रम है तो उसके आधारी नीचे की तरफ जो होंगे वो तो नर पुष्प होंगे, और ऊपर की तरफ जो लगे होंगे वो क्या होंगे? मादा पुष्प होंगे। फिर है नर पुष्प में 5 पुंकेसर वृक्ष की भांति शाखित होते हैं, यानी 5 पुंकेसर पाए जाते हैं नर में। फिर है मादा पुष्प में जायांग त्रिअंडपी होता है, त्रिकोष्ठकी होता है, यानी 3 अंडक पाए जाते हैं और 3 कोष्ठ, यानी अगर आप इसको काटते हो तो आपको 3 कोष्ठ मिलेंगे, 1, 2 और 3, यानी इस तरीके से 1, 2 और 3। तो प्रत्येक कोष्ठ में एक बीज बनता है। प्रत्येक कोष्ठ में क्या होता है? एक जो है बीज इस तरीके से क्या होता है? बनता है। फल जो है वो रेगमा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फल को क्या कहा जाता है? रेगमा कहा जाता है, जो पकने पर स्फुटित होकर 3 जो है गोल फलांशों में बिखर जाता है। मतलब इसका जो फल है वो कितने गोलांश में बढ़ता है? जैसे कि ये मान लो फल है, ठीक है, ये रेगमा है, तो ये 1, 2 और ये 3, यानी 1, 2 और ये 3 हिस्सों में इस तरीके से, यानी ये इस तरीके से, ये तो ये 3 हिस्सों में बढ़ता है। जो फल होता है इसका रेगमा, इन 3 हिस्सों में ये बढ़ जाता है। बीज दीर्घायत, चिकने, लंबे व धब्बेदार होते हैं। बीज चोलक नामक अतिवृद्धि युक्त होते हैं, ठीक है। बीज में 2 बीज पत्र कागजी, जबकि भ्रूणपोष मांसल और तेल युक्त होता है। इस प्रकार बीज कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी होते हैं, यानी भ्रूणपोष बीजों में पाया जाता है। तेल का निष्कर्षण भी भ्रूणपोष से किया जाता है। अरंडी को वर्षा ऋतु में बोया जाता है तथा इसकी उपज 9 से 12 माह में प्राप्त होती है। तेल के गुण क्या है? अरंडी का तेल अशुष्कन प्रकार का है, रंगहीन, हल्का पीला, हरा, पेट्रोलियम ईथर में अघुलनशील तथा श्यान होता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सबसे ज्यादा अम्ल इसमें पाया जाता है रिसिनोलिक अम्ल पाया जाता है, 90 से 95% होता है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में लिनोलिक अम्ल तथा अति अल्प मात्रा में पॉमेटिक व सिएरिक अम्ल नामक जो है वसी अम्ल इसमें पाया जाता है। सिटिएरिक अम्ल नामक वसी अम्ल पाया जाता है। तेल के उपयोग अरंडी का वसीय तेल विरेचक व स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। इसका प्रयोग कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब कई लोग जो होते हैं वो पानी रेगुलर नहीं पीते तो उनको पोटी नॉर्मल नहीं आती है ना, तो जो अरंडी का तेल है उनको थोड़ा सा क्या किया जाता है? दिया जाता है, तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो
खत्म हो जाता है, जो मशीनों में घर्षण होता है, हार्डनेस को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें जो भी चीजें ठीक करने के लिए दी जाती है तो उसे कहा जाता है मंद रेचक। तो मंद रेचक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका रेचक प्रभाव जो है वो किसकी वजह से होता है, ये क्यों कॉन्सेप्टेशन को ठीक कर देता है, क्यों किसी व्यक्ति को एक दो दिन से पोटी नहीं आती तो आने लग जाती, क्योंकि इसमें क्या अम्ल पाया जाता है, रिसिनोलिक अम्ल पाया जाता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए, टूथपेस्ट बनाने में इसका अरंडी का तेल प्रयोग किया जाता है। मशीनों को हवाई जहाजों में स्नेहित के रूप में काम में लिया जाता है। यद्यपि ये तेल अर्धशुष्कन प्रकार का है, लेकिन कुछ विधियों द्वारा इसको पेंट व वार्निश बनाने के लिए ठीक है। उसके बाद है पेंट और वार्निश बनाने योग्य इसको बना लिया जाता है। हाइड्रोजनीकरण द्वारा से ग्रीस, पॉलिश व अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इस तेल का उपयोग कीटनाशी यानी कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। इसका खली का प्रयोग खाद व कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तेल का उपयोग कृत्रिम चमड़ा, तेलीय वस्त्र और प्लास्टिक उत्पादन में भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपके जितने भी तेल उत्पादक थे कौन कौन से पढ़े हम लोगों ने, एक तो सरसों पढ़ा, नारियल पढ़ा, अरंडी पढ़ा, और किसको पढ़ा हम लोगों ने, जो है सरसों के अलावा हम लोगों ने मूंगफली जो है जिसको हम लोगों ने कहा चीनी बादाम, वो हम लोगों ने क्या किए पढ़ी। तो ये चारों ही आपके तेल उत्पादक पौधे हैं जिनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको ध्यान में रखते हुए इसको कंप्लीट करना है।